और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है काजल ने, लेकिन उससे पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ मोहित सर को जिन्होंने हमें ईमेल लिखी। थैंक यू सो मच। और जो वीडियो आपने हमें सजेस्ट की है हम लोग कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द उसको देखें। वेल अभी बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है व्लॉग 14 सेलुलर जेल और काला पानी अंडमान। और काला पानी के बारे में मैंने आई थिंक कोई मूवी भी इस पर बनी हुई है, बट आई डोंट नो कि ये सेम वही वाली चीजें हैं कि नहीं है, लेकिन देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जेल ही है ना, मैं भी ये सोच रही हूँ। आई थिंक अभी वो सिर्फ उसको एज ए उस टाइम पर होगी, बट अभी तो आई थिंक विजिट करने के लिए इसको होगा। अभी देखकर तो लग रहा है हाँ मेरे जितने लोग हैं लग ऐसे ही रहे। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ अक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो मैं हूँ अभी सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल वही जेल है जिसकी वजह से अंडमान को काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो गाइज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनको मैं सल्यूट करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ पे रात को लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देख रहा था और अभी यहाँ पे जो गाइड है उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ बताया, कहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उससे मुझे मतलब सोच के ही मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि उन्होंने कैसे सहन किया होगा। मतलब उनको बहुत सारे ऐसे उनको पनिशमेंट दिए गए जिनकी वजह से मतलब नॉर्मल बंदे के लिए वो सहना बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो अभी शुरू करते हैं सेलुलर जेल का जो एक भ्रमण। सेलुलर जेल को देखते हैं। तो गाइज सेलुलर जेल में मैंने व्लॉग करने की बहुत कोशिश की इंट्रो के बाद, लेकिन मैं अंदर गया और मैंने वहाँ पे बोलना शुरू किया जैसे ही, तो मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैंने सोचा कि मुझे अभी यहाँ पे व्लॉग नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे जो गाइड थे हमारे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैंने उनका रिकॉर्ड किया है और वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इसको बस जैसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर कोई बंदा जो सेलुलर जेल के बारे में उन्होंने सुना है, काला पानी के बारे में, और वो देखना चाहता है वहाँ के बारे में, तो उसके लिए ये वीडियो है। आप आराम से बैठ के देखो और आपको बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ये जो जिस ब्लॉक से आप लोगों ने अंदर आए, ये जो इस जेल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। ऊपर वाले हिस्से में जेलर डेविड बारे उनका रेसिडेंस ऑफिस वगैरह था, और नीचे के हिस्से में पूरे गोडाउन के हिसाब से ब्रिटिशर्स को यूज करते थे। तो जैसे ही आप लोगों ने अंदर आए, देखिए सामने की ओर दो जोत जल रहा है, वो है स्वतंत्र जोत। ये दोनों जोत उन शहीदों के याद में जलाया गया जो लोग यहाँ पे शहीद हुए थे, और उसको जलाए रखने के लिए हर एक महीने जो है 24+24 यानी कि 48 सिलेंडर्स को यूज करते हैं, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इस जेल को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं शहीदों के याद में जलाए रखने के लिए। उसी तरह देखिए ठीक सामने की ओर जो व्हाइट मार्बल्स जला, वो देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये जो मार्टियर्स कॉलम है, शहीद स्मारक है। तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनके याद में बनाया हुआ शहीद स्तंभ का मार्टियर्स कॉलम है। वो जितना स्पेस कवर्ड है वहाँ पे जो है पहले एक लकड़ी का बिल्डिंग था जो इस जेल का हॉस्पिटल हुआ करता था फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो टूटने के बाद उसको 1985 में शहीद स्मारक का शेप दिया गया है। और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ ये लाइट एंड साउंड शो के लिए है। जनरली क्या होता है, शो के दौरान यहाँ पे आपको बिठाया जाएगा और जेल के बारे में हिस्ट्री बताएगी। पीपल का पेड़ है, जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, देखिए देखने में वो पेड़ आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये 100 साल से भी पुरानी है। ओमपुरी जी की आवाज़ में है जो स्टोरी बताती है। 1998 में एक हैवी वेदर में ये पेड़ अपरूट हो गया था, उसके बाद सेम स्पॉट पे उसके रूट को रीप्लांट किया गया है, इसलिए देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, अदरवाइज ये मोर देन 100 ईयर ओल्ड ट्री है। और ये जो दो ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये यहाँ का किचन और स्टोर रूम के हिसाब से ब्रिटिशर्स द्वारा उन दिनों यहाँ पे यूज़ किया करते थे। तो देखिए जेल का कंस्ट्रक्शन जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया 1893 में और कंप्लीट किया गया 1906 में, यानी कि तकरीबन 13 साल लगा था इस जेल को बनने के लिए। और उसको एक स्टार फिश का मॉडल में बनवाया गया, जो मैंने आपको अंदर मॉडल दिखाया। तो जो सेंट्रल टावर है, उस सेंट्रल टावर के साथ पूरे 7 विंग्स को जोड़ा गया। अब इन सभी विंग्स में जाने का रास्ता जो है सेंट्रल टावर से ही दिया गया, यानी कि अगर किसी को भी अंदर जाना है तो यहाँ से जाएंगे टावर, और वहाँ से जो है कनेक्टिंग पैसेज के थ्रू हर विंग्स पे जाने का रास्ता दिया गया, अदरवाइज कहीं से कोई रास्ता नहीं था। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं एक विंग का सामने का हिस्सा है, और अगर उस पर ध्यान देंगे तो देखिए उसके पीछे का हिस्सा है। अगर एक भी कैदी उसके अंदर बंद है या एक सेल के अंदर बंद है, एक रूम पे बंद है, तो दूसरों के साथ कोई कम्युनिकेशन या बातचीत नहीं कर पाएगा। उस तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा इस जेल को बनवाया गया।
तो ये जो जेल बनाने के लिए जितने भी ब्रिक्स वगैरह यूज हुआ, ये सारे अपने कोस्टल एरियाज पर फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू बनवाया गया। उनका लेबर की तरह यूज करते थे, लेकिन इसमें जो आयरन बार्स, लॉकिंग सिस्टम, यानी कि जो भी लोहे वगैरह का आइटम है, ये सारे जो आयरन आइटम्स ये बर्मा से लाया गया। तो उस वक्त इसके अंदर टोटल 7 विंग्स था, जिसपे 693 रूम्स थे, और हर एक रूम जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था। एक रूम में एक ही कैदी को रखते थे। उस वक्त तो 7 विंग्स था, लेकिन आज इस जेल के अंदर आप लोग देख पाएगा सिर्फ 3 विंग्स, जिनमें से देखिए 2 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, एक इसके बैक साइड में है। तो बाकी के 4 विंग्स जो है वो टूट चुके हैं, और टूटने के भी बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि अर्थक्वेक 1941 में जो हुआ था। उसके बाद 42 से 45 जब जापानियों ने अंडमान को कब्जा किया था, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे बंकर्स वगैरह भी बनाया गया विद द हेल्प ऑफ दैट सेम जो टूटा हुआ जो ब्रिक्स था उसको रीयूटिलाइज किया गया। उसके बाद भारत की आज़ादी होने के बाद 1964 चलते चलते यहाँ पे जो पॉपुलेशन वगैरह हुई, तो हॉस्पिटल की जरूरत थी। तो अपना अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पीछे की जो टूटा हुआ 4 विंग्स था, उस एरिया को टोटली क्लियर किया गया, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया, जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। तो ये मेजर 3 रीजन है जिस वजह से आज हमारे पास 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बचा हुआ, बाकी के 4 पूरे के पूरे टूट चुके हैं। जेल को बनवाने के एस्टिमेट कॉस्ट था तकरीबन 5.25 लाख रुपए। ये भी बाद में मेंटेन किया हुआ है, बाद में तो मेंटेन करते रहते हैं अभी। तो इस जेल को बनवाने का एस्टिमेट कॉस्ट हुआ था उनका 5.25 लाख रुपए, लेकिन जब कंप्लीट किया ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए इसमें इसको कंप्लीट कर अभी के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा हुआ। अभी तो बहुत ज्यादा होगा। 13 साल का वक्त लगा था। इस जेल का जेलर था डेविड बैरी और आर्किटेक्ट था मैकुलन। तो 1938 तक ब्रिटिश इसको यूज़ किया गया, उसके बाद इसको टोटली खाली कर दिया गया। उसके बाद 11 फरवरी 1979 में इस जेल को एक नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया गया। तो आज एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके पास देखने के लिए है कंडम सेल, फांसीगर, सावरकर जी के रूम, पनिशमेंट पॉइंट, प्लेस फॉर लास्ट फ्लाइट, ऐसे बहुत सारा चीज़ देखते हो आप लोग सेंट्रल टावर तक जा सकते हो। ये जो नीचे की ओर जो 4 रूम है, इन 4 रूम को बोलते हैं कंडम सेल्स। कंडम सेल्स उन कैदियों के लिए बनवाया गया जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी की सजा सुनाया जाने पर आखिरी के वक्त यहाँ पे रखा करेगा, यानी कि गवर्नर जनरल के परमिशन आने तक या फिर मेडिकल फिटनेस होने तक यहाँ पे रखा जाएगा, और जब तक इस रूम पे रहेंगे उनके ऊपर कोई टॉर्चर या पनिशमेंट नहीं होगा। और कहते हैं कि उस जमाना में उनको यहाँ पे अच्छा खाना वगैरह प्रोवाइड होता था। वहाँ से जो है यहाँ पे लाया जाएगा, इसको बोलते हैं प्लेस फॉर लास्ट, धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद उनसे आखिरी इच्छा भी पूछी जाती थी। तो ये आखिरी इच्छा क्या होता है कि मरने के बाद उनके बॉडी को किस धर्म के हिसाब से क्रियाक्रम की जाए। उसके बाद फांसी घर की ओर। तो जो फांसी घर अभी आप लोग देखेंगे, इसको रेनोवेट कर दिया गया, यानी कि जो वुडन स्ट्रक्चर है इसको बाद में बनाया गया। तो अभी आप लोग इस पर क्या क्या चीज़ें ओरिजिनल देख पाएगा। देखिए आगे से डोर है, डोर से जब आप अंदर की ओर देखोगे तो नीचे की ओर जो प्लेटफॉर्म दिखेगी, प्लेटफॉर्म उसका ओरिजिनल है। उस प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप लोग देख पाएगा एक ट्रैप डोर, यानी कि जो नीचे की तरह से खुलेगा, ट्रैप डोर इसको ओरिजिनल है। लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा आयरन लीवर है, और ऊपर का बीम जिसपे रस्से डाला गया, बीम भी ओरिजिनल है। लेकिन 3 जो रस्से इस पे यूज हुआ, तीनों को बदला गया है। आप जब ध्यान से देखोगे, आइए, इसको ध्यान से देखने का दिल भी नहीं करता। सही बात है। सर बचाएगा। ये है ट्रैप डोर नीचे का, ये लेफ्ट में आयरन लीवर है, और ऊपर का बीम। ये है रोप जिसके बीच में देखिए आयरन रिंग भी है, जो स्पाइनल कोर्ड से तोड़ने की। ये है रूम जो बनवाया गया, जहाँ से बॉडी को नीचे डालने के लिए था। जैसे नीचे डालेंगे, यहाँ से लेते हुए यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी बनाया तो बॉडी को जी। तो यहाँ पे कितनों को फांसी दिया गया या फिर एक साथ कितनों को दिया गया, ऐसा आज हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, क्योंकि 1942 से 45 के दौरान जब यहाँ पे जापानीज पीरियड था, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को इधर डिस्ट्रॉय कर दिया गया या फिर ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गया। ओके, ये जो रखा ऑयल मिल, ये ओरिजिनल है। इस पे देखिए पर डे उनको 30 पाउंड कोकोनट ऑयल और 10 पाउंड जो है सरसों के तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल ब्रिटिशर्स के द्वारा निकलवाते थे। अब ये कैसा होता है, नारियल का जो सूखा हुआ ड्राई कोकोनट है ना, कोपरा जिसको बोलते हैं, उसको इसके अंदर डाला जाएगा। उसके बाद ये जो रॉड, ये रॉड के बीच के हिस्से में वेट डालता है। अब एक बार वेट डालने से क्या होता है, ये एक तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स को इसको पकड़ते हुए रोटेट स्पीड चलना होगा या फिर भागना होगा। सपोज ये लोग रुक जाता है, लड़खड़ाता है या स्लो डाउन होता है, ऐसे केसेस में इनको पीछे से कोड़े भी लगाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि इस पे भी जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो कैदी ऐसा काम नहीं करता है या फिर काम करने से इनकार करता है, ऐसे उनको जो है लोग बाई फोर्सफुली इस पे हाथ बांधने के बाद, जैसा कोल्हू में बैल को चलाते हैं ना, कैटल से ऐसा काम करवाते हैं, वैसे काम भी करवाते थे। ओके, वो देखिए वहाँ से तेल निकलने की जगह दी गई थी। अभी फिलहाल उसको बंद कर दिया गया। उसी का सेम मॉडल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसपे ये चीज़ दिखाया गया कि कैसे काम करवाते थे। ठीक है सर। इस जेल के अंदर जितने भी पनिशमेंट्स होता था, उनमें से सबसे टफ होता है फ्लॉगिंग पनिशमेंट। ये जो फ्लॉगिंग स्टैंड आप लोग एक बार की ओर भी देख पाएगा, वो लाइट एंड साउंड शो के लिए रखा हुआ है।
वैसे हर 2 विंग के बीच में एक फ्लॉगिंग ये। स्टैंड होती थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा इन फ्रीडम फाइटर्स को पनिशमेंट देते थे। अब देखिए, जिस किसी भी कैदी को ब्रिटिश रूल के हिसाब से फ्लॉगिंग किया जाएगा, उनको सबसे पहले टोटली नेकेड किया जाएगा। नेकेड करने के बाद इनके दोनों हाथ और दोनों पाँव को लॉक करते हैं। ये जो फ्लॉगिंग स्टैंड आप लोग देख पा रहे हैं, ओरिजिनल फ्लॉगिंग स्टैंड है, इसको हिंदी में बोलता है टिकटिकी। तो इनका हाथ और पाँव लॉक करने के बाद पीछे बटक्स की ओर एक कॉटन क्लोथ रखा जाएगा, जिसको आइदर एक बेल्ट या फिर एक रस्से के सहारे बांध दिया जाएगा। उसके बाद पनिशमेंट स्टार्ट होगा। जो भी पनिशमेंट देता है, ब्रिटिश ऑफिसर हो, जमादार, टेंडल, पेटी ऑफिसर जो भी बिलोंग करता है, मैक्सिमम कोड़े, मैक्सिमम स्टिक्स जो इनके बटक्स की ओर एक ही जगह पे मारता है। और कंटिन्यूसली एक जगह पे कोड़े पड़ने से क्या होगा, अगर यहाँ का स्किन्स पड़ जाए, चमड़े पड़ जाए, तो इनको डबल पेन होगा, दुगनी दिक्कत होगी। इनको नीचे लेटने में प्रॉब्लम होगा, बैठने में प्रॉब्लम होगा, चल फिर नहीं पाएगा, टॉयलेट नहीं कर पाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। तो ये जो है बाकी फ्रीडम फाइटर्स जो मौजूद था उनके लिए भी एक लेसन था, और जो न्यू कमर्स था उनका स्पिरिट को तोड़ने के लिए भी ऐसे पनिशमेंट देते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जल्दी हील नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग बैठने का कोशिश करेगा, स्किन स्ट्रेच होता जाएगा, पेनफुल होता जाएगा। ओके, आगे की ओर आप लोग देख पाएगा पनिशमेंट ड्रेस। अभी हम जहाँ पे मौजूद है, ये आप लोग देख पाएगा यहाँ पे पनिशमेंट ड्रेस। तो इस जेल के अंदर पूरे 693 रूम्स था, और हर एक रूम जो है सॉलिटरी कंफाइनमेंट था। एक रूम में एक ही कैदी को रखता था। इनको कभी आपस में बातचीत करता हुआ पकड़ा गया, या फिर किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ किसी ने आर्गुमेंट की, ऐसे सारे केसेस में पनिशमेंट पीरियड डिक्लेयर करते हुए इनको इस ड्रेस को पहनाया जाता है। और पनिशमेंट ड्रेस पहनने से क्या होगा, इनके ऊपर इचिंग रिएक्शन, स्किन डिजीज, एलर्जी, ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे इनको। उसी तरह नॉर्मल ड्रेस आप लोग देख पाएगा वैसा होता है। नॉर्मल ड्रेस के साथ साथ देखिए यहाँ पे 3 किस्म के फिटर्स भी रखा हुआ है। एक है चेन फिटर, दूसरा बार फिटर, और लास्ट वन है क्रॉस बार फिटर। चेन फिटर जो है फ्लेक्सिबल होता है, आमतौर पर आप लोग देख पाएगा चेन है, चेन तो फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर किसी को भी चेन फिटर पहनाया गया तो कम से कम ये लोग बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, चल फिर सकता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। कंपैरेटिवली देखिएगा बार फिटर में क्या है, कमर से लेके पूरे पाँव के एंड तक बड़ा सा रॉड है। अब ये रॉड बेंड नहीं होगा, जिस वजह से लोग अपना घुटनों को बेंड नहीं कर पाएगा। अब जब कोई नीज को बेंड नहीं कर पाएगा तो बैठ नहीं पाएगा, घंटों इनको खड़ा रहना होता था। और सबसे टफ वाली है, सबसे लास्ट वन, जिसको बोलते हैं क्रॉस बार फिटर। उसमें आप लोग देख पाएगा दोनों पाँव के बीच में एक एडिशनल बार भी लगाया गया ऐसे। तो क्या होगा, पाँव को नजदीक नहीं कर पाएगा, फैला के ही रखना होगा, और अगर चलने फिरने की कोशिश करेगी तो पाँव के दोनों साइड में चोट लग जाएगा, उसको बोलते हैं क्रॉस बार फिटर। उसी तरह ये है नेक रिंग। इनको जब जेल के अंदर लाया जाएगा, गले पे एक रिंग पहनाया जाता है, जिसको बोलते हैं नेक रिंग। ये नेक रिंग जिसको आपस में रिपीट किया जाएगा, उस पर एक लकड़ी का पीस जिसमें लिखा मिलेगा इनको कितने साल से कितने साल तक इस जेल के अंदर रखना चाहिए, क्या चार्जेस इनके अगेंस्ट में है, कब रिलीज किया जाएगा, ये सारे डिटेल्स जो इस पे लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए पीछे की ओर कुछ पेंटिंग्स आप लोग देख पा रहे हैं, जिसमें पहला स्पॉट है रॉस आइलैंड, नेक्स्ट टू दैट सिल्वर जेल, द लास्ट स्पॉट दैट इज वाइपर जेल। रॉस आइलैंड वही आइलैंड है जिसपे ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडमान का पहला सेटलमेंट का शुरुआत किया गया, यानी कि 1857 आज़ादी की जब पहली लड़ाई शुरू हुई थी, तुरंत 1 साल बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडमान के अंदर पूरे 200 फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया, यानी कि 10 मार्च 1858। तो इनका आइडिया ये था कि इन फ्रीडम फाइटर्स जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इनको किसी ऐसी जगह पर आइसोलेट किया जाए ताकि बाकी लोग इनसे कोई इंस्पायर ना हो या फिर कोई आइडियाज ना ले पाए। ऐसे में जो है सबसे पहले उन 200 फ्रीडम फाइटर्स को इसी आइलैंड के अंदर लाया गया और ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडमान का पहला सेटलमेंट की शुरुआत की गई, जिसको पीनल सेटलमेंट का नाम दिया गया, पनिशमेंट सेटलमेंट। उसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडमान का पहला जेल बनाया गया, जो था वाइपर जेल। 1864 से 67 के बीच में वाइपर जेल बनवाया गया, जो सेपरेट आइलैंड मैंने आपको बताया वाइपर आइलैंड, उसके अंदर ऊपर के हिस्से में जो आप देख पा रहे हैं ताजमहल की तरह जो देख पा रहे हैं, वो वहाँ का फांसी घर है जिसपे शेर अली को फांसी चढ़ाया गया। उसके बाद थर्ड स्पॉट ये है सिल्वर जेल, जहाँ पे अभी आप लोग मौजूद है। तो ये तीनों स्पॉट जो अंडमान के अंदर बहुत ज्यादा हेरिटेज वैल्यू रखती है। अब हम चलेंगे रूम्स की ओर, तो प्लीज पीछे एक ग्रुप आ रहा है, उनको डिस्टर्ब नहीं होना, आप लोग आ जाइएगा बाहर। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख पाएगा विंग का सामने का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। ओके, हर विंग्स को जो है सेंट्रल टावर के साथ जोड़ने के लिए बीच में कनेक्टिविटी दी गई थी, कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म। मैं आपको अंदर मॉडल में बताऊंगा उस चीज के बारे में। तो ये जो तीनों फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीनों फ्लोर पे पहला रूम आप लोग देख पाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देख पाएगा फर्स्ट जो रूम है, जिसका लॉकिंग सिस्टम डोर सब बाकियों से अलग है, वो होता था सिक्योरिटी गार्ड। एक ओपन टाइप होती है, जिसमें आप लोग देख पाएगा ना, एक नॉर्मल टाइप है और उसका बड़ा टाइप होता था, वो जो है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए होता था। और सिक्योरिटी गार्ड्स उस रूम में रहते भी थे, साथ साथ उसी रूम के अंदर टेलरिंग का भी काम होता था, जैसे कि पनिशमेंट ड्रेस जो आप लोगों ने देखा, उस चीज़ को जो है वहाँ पे स्टिच कराते थे। और वहीं पे जो है ये लालटेन वगैरह भी होता था, जिससे हर विंग्स पे लोग वॉच कीप भी किया करते थे। ओके, तो हम आगे की ओर जाएंगे, जहाँ पे एक छोटा सा मॉडल रखा हुआ है, जिसको देख के आगे बढ़ेगा
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आगे बढ़ते वक्त हर एक जगह पे जो है हाइट कमती है, शॉर्ट हाइट है, सर बचाते हुए चलना है। ओके, तो देखिए सर, अभी हम जहाँ पे मौजूद है ये इस जेल का सेंट्रल टावर का निचला हिस्सा है, यानी कि ये जो देख पा रहे हैं आप लोग सेंट्रल टावर है, इसके नीचे के हिस्से में आप लोग मौजूद है। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जब इस जेल को बनवाया गया, इसके अंदर टोटल 7 विंग्स आप लोग जैसे कि मॉडल में यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आप लोग नोटिस किया होगा हर एक विंग्स जो है यहाँ पे अलग अलग साइज है, किसी का साइज देखिए बहुत बड़ा है तो किसी को बहुत छोटा है। क्या कारण था? जेल बनने से पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पहाड़ को काटा गया, सी लेवल से 60 फीट लेवल करते हुए ब्रिटिशर्स के द्वारा उन दिनों इस जेल को यहाँ पे बनवाया गया। तो उस वक्त उनको जैसे जैसे स्पेस मिला, जैसे जैसे जगह मिली, उस हिसाब से विंग्स को बड़ा छोटा बनाया गया। तो देखिए जाते हुए आप लोग मेरे साथ इसके ऊपर तक जा पाएगा, जहाँ से आप लोग बहुत सारे आइलैंड्स भी देख पाएगा। हर एक आइलैंड का कुछ ना कुछ हेरिटेज वैल्यू है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन बिटवीन सेकंड फ्लोर जहाँ पे मैं आपको विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में बताऊंगा, वीर सावरकर जिनके नाम से अंडमान के एयरपोर्ट बनाया गया है। तो जाते हुए आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर बचाते हुए जाना है। अब हम जिस सीढ़ी से ऊपर चलेंगे उसी सीढ़ी से आप लोगों को नीचे उतर के आना है वापस आते वक्त एक एक फैमिली आराम से यहाँ पे फोटोग्राफीज करके जा सकते हो, उस वक्त एक खाली मिलेगा। ओके, हम चलेंगे ऊपर पे सेकंड फ्लोर, सर बचाते हुए चलेगा। अभी हम जहाँ पे मौजूद है इस जेल का सेंट्रल टावर का बीच का हिस्सा है। अब इसी सेंट्रल टावर के साथ सारे विंग्स को जुड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी दी गई थी, कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म जिसे अभी आप लोगों ने क्रॉस किया, ये जो वुडन स्ट्रक्चर है ये अभी परमानेंटली फिक्स है, अदरवाइज पहले ये अटैचेबल था, रिमूवेबल था। तो टोटल ये जो 7 विंग्स था, इन 7 विंग में सिमिलरिटी क्या था? ऊपर के लास्ट रूम, यानी कि सेकंड फ्लोर लास्ट रूम जो है यहाँ पे डबल डोर सिस्टम होता था, जिसपे फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पढ़ा लिखा फ्रीडम फाइटर्स या फिर ऐसे ही लोगों को रहते थे जिनसे ब्रिटिशर्स को खतरा हो। जैसे कि इस विंग के लास्ट रूम में विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया, वीर सावरकर जी जिनके नाम से अंडमान का एयरपोर्ट बनाया गया। तो देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर काम करते हुए सावरकर जी को ब्रिटिशर्स के द्वारा लंदन में अरेस्ट किया था। लंदन में उस वक्त अपना लॉ कर रहा था। कहते हैं कि उस वक्त भारत में आज़ादी की मोमेंटम बहुत तेज थी। इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाते हुए इनको अरेस्ट किया लंदन में, और वहां से बाई शिप लाते वक्त फ्रांस के मार्शलेस पोर्ट में जिस जहाज में उनको लाया जा रहा था, उस जहाज से उन्होंने जंप किया और स्वैम करता हुआ फ्रांस एस्केप कर गया था, भाग गया था। उसके बाद फ्रांस के ऑफिसर्स द्वारा बाद में उनको अरेस्ट किया, ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर किया, इंडिया लाया गया, ट्रायल वगैरह की, और पूरे 50 साल का सजा सुनाते हुए अंडमान के इस जेल में उनको लाया गया 1911 में, 1911 में। तो 1911 से लेकर 1921 तक यहाँ पे रखा गया पूरे 10 साल। 50 में से जब 10 साल का सजा खत्म हुआ, उस वक्त यहाँ से पहला ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हुई। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को वापस भेजा गया। तो इनको भी यहाँ से शिफ्ट किया गया रत्नागिरी जेल। अगले 3 साल तक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जेल में रहने के बाद 1924 में ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको नजरबंद करते हुए रिहा किया, होम अरेस्ट किया गया और कंडीशन दिया गया कोई फ्रीडम स्ट्रगल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अनदर 5 ईयर्स तक पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ऐसे में जब एक बार रिलीज होने के बाद सावरकर जी 1966 तक जिंदा थे। इंडिपेंडेंट के बाद 66 में इनका निधन हुआ, जब इनका एज था 83 ईयर्स। यहाँ से लास्ट वाली रूम उनके नाम से डेडिकेटेड है, जिस रूम में एक छोटा सा लकड़ी का बेड, एक कंबल और उनका एक फोटोग्राफ भी रखा हुआ है। अभी हम जहाँ पे मौजूद है इस जेल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं वॉच टावर। ये जो वॉच टावर है पहले पूरा रेड ब्रिक से लाल ईंट का बना हुआ था, टूटने के बाद जो इसको लकड़ी का शेप दिया गया है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश जब यहाँ पे रूल करते थे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेल था जो इस जेल का अलार्म की तरह यूज होते थे। तो टोटल ये जो 7 विंग्स था, जैसे मैंने आपको मॉडल में एक्सप्लेन किया था, ये जो देख पा रहे हैं नंबर 1, ये है नंबर 7 और वो है नंबर 6। नंबर 6 आप लोग नीचे से देख नहीं पा रहा था, तो आप लोग ऊपर जा सकते हो, उसकी फोटोग्राफीज वगैरह कर भी सकते हो वहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, कॉर्नर पे नहीं जाना है। बाकी के 4 विंग्स इस तरफ में था, जहाँ पे टूटने के बाद अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये बड़ा सा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया। जो ब्लू शेड आप देख पा रहे हैं, ये हॉस्पिटल है जीवी पंत। इस हॉस्पिटल में सारे ट्रीटमेंट, डॉक्टर, मेडिसिन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है थ्रू आउट वर्ल्ड सभी के लिए। 1964 में इस हॉस्पिटल को बनवाया गया था। अब आप लोग देखेंगे मेरे यहाँ से हाथ की ओर से आगे आइलैंड्स पे, देखिए सीधे सामने जो आइलैंड देख पा रहे हैं वो है रॉस आइलैंड। इसके बारे में मैंने आपको नीचे पोर्ट्रेट में एक्सप्लेन किया था। ओके, वो है रॉस आइलैंड। अब देखिए इस तरफ हाथ की ओर से इस तरफ ये जगह पड़ता है नील और हैवलॉक, लेकिन आज विजिबिलिटी के कम चलते आप लोग यहाँ से देख नहीं पा रहे, अदरवाइज यहाँ से बहुत ही क्लियरली दिखता है नील और हैवलॉक आइलैंड। अब आप लोग मेरे हाथ पे ध्यान देंगे और आइलैंड्स पे देखेंगे। देखिए इस तरफ ये है नॉर्थ बे, जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ले जाते हैं। उसके ठीक सामने है वाइपर जेल, जो सबसे पुराना जेल है। वाइपर यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, अब देखिए सिल्वर जेल का नाम किस लिए रखा गया? लॉर्ड्स ऑफ सेल्स की वजह से।
एक रूम को यहाँ पे एक सेल बोलते हैं। तो इस जेल के अंदर पूरे 693 रूम्स थी। मल्टीपल सेल की वजह से इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखा गया। और अंडमान को काला पानी की सजा किस लिए बोलता है? एक्चुअल जो वर्ड है वो है काल पानी की सजा। काल संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। यानी कि उस वक्त अगर यहाँ पे किसी को भी लाया गया तो यहाँ से उनका बच के जाना नामुमकिन था, उनका मौत यहाँ पे निश्चित था। इसलिए इसको काल पानी की सजा बोलते थे, लेकिन टाइम चलते चलते लोगों ने इसको काला पानी बना दिया। तो देखिएगा, जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से था उनके लिए मेरा जेल का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अगर आप में से किसी को कुछ डाउट बनता है तो मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज आप लोग अपना टाइम मेंटेन करते हुए, अपना टूर कोऑर्डिनेटर जो टाइम दिया हुआ उस टाइम मेंटेन करते हुए आप लोग यहाँ पे सेफली फोटोग्राफ्स वगैरह करते हुए यहाँ से नीचे उतरोगे। तो ध्यान दीजिएगा, जाने से पहले एक बात है, आप लोग जब यहाँ से अपना मेनलैंड पे जाओगे, अपने एरिया पे जाओगे, तो आसपास में जो छोटे छोटे बच्चे लोग जो रहते हो, जो फेसबुक व्हाट्सएप में जो बिजी रहते हो, उनको प्लीज एक बार जरूर बताइए कि कितने तकलीफ से भारत आज़ादी हुआ और फ्रीडम फाइटर जो स्ट्रगल किया उसके लिए आज हम लोग अच्छा सांस ले रहे हैं। और साथ साथ जाने से पहले प्लीज अंडमान को भी साफ सुथरा रखिएगा और अपना भारत को भी साफ सुथरा रखिएगा। ओके, थैंक यू। तो गाइज ये थी सेलुलर जेल। आई होप आपको जितना मैंने दिखाया आपको उसमें मज़ा आया होगा। और जब भी आप अंडमान में आओ तो सेलुलर जेल जाना ज़रूर बनता है। इस वीडियो में मैंने पूरा नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैमरा में हम कैप्चर नहीं कर सकते। तो आप खुद से आओ, वहाँ पे गैलरी है और पुरानी पिक्चर्स हैं किस टाइप पे कैसे होता था, आप खुद को वहाँ पे फील कर पाओगे। अगर आप वहाँ पे होते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप अंडमान में आओ तो एक बार जाना ज़रूर बनता है। और हम आपको भी पता चलना चाहिए कि हमारे क्रांतिकारियों ने कितना हमारे लिए एफर्ट डाला और तब जाके हमें मतलब फ्रीडम मिली। और मतलब बहुत अच्छा दिन रहा मेरा आज का। बस लास्ट में थोड़ा सा बारिश अगर नहीं आती तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेता अंडमान को, लेकिन कोई बात नहीं, कल का दिन भी है हमारे पास। तो सुबह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके कोई सजेशन है इस वीडियो को लेकर या किसी भी वीडियो को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस टाइप की वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू। कालापानी जेल की बात की जाए तो नो डाउट हिस्ट्री में इसकी जो है एक आप जब इसके बारे में पढ़ते हैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि उन्हें यहाँ पर रखा गया था। मैं कहूँगी कि हिस्ट्री की चीज़ें जानकर आपको ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। एंड समहाउ मैं ना डाउन फील करती हूँ उन लोगों को उस टाइम पर इमेजिन करके जो उन पर जुल्म हुए। जेल का अगर हम लोग इंटीरियर देखें, बहुत अच्छा इंटीरियर है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट जेल होती है, कैद होती है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत बना दी जाए। अगर आप उसमें आज़ादी के साथ सांस नहीं ले सकते, फ्रीली घूम फिर नहीं सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो काबिल इस तरह की कि आप उसमें रह सको। उससे अच्छी एक झोंपड़पट्टी है जहाँ पर आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो अपने मुताबिक। तो अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने, हम लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा उन लोगों ने हमारे एंसेस्टर्स पर, मैं कहूँगी हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। और ये तो एक मैं कहूँगी ये नए पन्ने हैं जो हमारे सामने खुलकर सामने आते हैं हर दिन। अदरवाइज आई थिंक अगर हम लोग चीजें कलेक्ट करना शुरू हो रहे हैं तो पता नहीं कितनी स्टोरीज ऐसी हमारे सामने। बिल्कुल सही बात है। अभी मैं जेल का जो एक स्ट्रक्चर देख रहा था, जिस तरह उसे बनाया गया था कि एक सेंट्रल टावर से जो है सारी जेलों को जो है कनेक्ट किया गया था, ताकि जो है एक पूरी तरह से कंट्रोल उस पे रह सके। कोई भी जो है वो कहते हैं ना पता इधर से उधर भी ना होने वाला है साहब, वो वाला। और जो लोगों के साथ जो वहाँ पे रह रहे हैं, ना आप बात कर सकते हैं, ना आप किसी को देख सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। फिर वही आपकी वाली बात आ जाती है, जेल जैसी मर्जी हो वो जेल ही होती है। अच्छा, वैसे मैं एक बात सोचती हूँ कि ठीक है, अगर कोई मतलब जुर्म करता है, कोई क्राइम होता है तो मतलब उसको उसकी सजा होनी चाहिए, बट सजा इस तरह की नहीं है कि मतलब आप ऐसे लोगों को सजा दें जो कि सिर्फ आपको डर है कि इनकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे या फिर उनका वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो आप उन पर इतना जुल्म करो जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स में किया गया कि सिर्फ इस वजह से क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी बात सुनना शुरू हो गए थे, तो ब्रिटिशर्स को खुद उन
उनसे इनसिक्योरिटी होना शुरू हो गई थी और जिसकी वजह से उन्होंने इतना ज्यादा जुल्म किया। और जुल्म की कोई, मैं कहूंगी कि कैटेगरी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कम जुल्म है या ज्यादा जुल्म है, जुल्म जुल्म है। और उसमें ये था कि मतलब जैसे उन्होंने बताया कि एक सेल के अंदर देखा जाए तो मतलब एक छोटा सा बस रोशनदान था, अदरवाइज कोई विंडो नहीं है, कोई सांस लेने के लिए, कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए बात, यानी कि यहाँ तक इजाजत नहीं थी कि लोग एक दूसरे के साथ बात कर सके, क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो हो सकता है कि वो उन लोगों की सोच बदले या कोई भी उनके दिमाग में ऐसा आइडिया है जो कि ब्रिटिशर्स के लिए सही ना हो। बेसिकली मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ब्रिटिशर्स जो है ना, उन्होंने अपनी तरफ उठने वाली हर उंगली को जो है ना वो काटने की कोशिश की थी कि जो है अगर कोई बंदा हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है, स्पीच कर रहा है, तो हम उसे किसी ऐसी जगह उठाकर रख दें जहां से उसकी आवाज किसी तक पहुंच ना पाए। और मैं अगर जेल्स की बात करूं, नो डाउट जेल्स इस तरह की बनी हुई है कि एक बंदा जो है वहां पे एडजस्ट कर सकता है, उसके अलावा आप किसी और को वहां पर, यानी कि दो बंदों की गुंजाइश मुझे नहीं नजर आई कि एक सेल में है। और सेल्स को फिर इस तरह बनाना कि आपका एक दूसरे का कनेक्शन ना हो और फिर जो है एक ही मोमेंट के जो क्या ना फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें अलग अलग रखना ताकि वो एक दूसरे से विचार जो है अपने वो शेयर ना कर सकें, जेल के अंदर कोई इस तरह की एक्टिविटी ना शुरू हो जाए। मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि जिस बंदे ने ये डिजाइन बनाया होगा उसने क्या चीज सोची होगी, यानी कि उसके जहन में क्या आया होगा। फिर उसके बाद जेल के अंदर की मैं सजाओं की बात करूं, जिस तरह सजाएं दी जा रही हैं कि वो जो ऑयल निकलवाने वाला जो है ऑयल, यानी कि काफी आपकी एक मुशक्कत लगती है जब आप वो उसे फेरते हैं वो जो ऑयल निकालने के लिए। फिर उसके बाद जो बेड़ियां जो बनाई जाती हैं कि क्या नाम लेते हैं, आप अपने आप को बेंड नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते आप, क्या नाम लेते हैं, यानी कि बहुत वो कह रहे कि करख्त किस्म की जो है सजाएं थी ये। अच्छा, वैसे मैं एक बात बोलूंगी कि जो नीचे वाला जेल का पोर्शन था जहां पर जिनको फांसी होनी थी उनको लाकर रखा जाता था, उनको अच्छा खाना खिलाया जाता था, उनका जो मेडिकल है वो बड़ा अच्छे से किया जाता था। बट मैं सोचती हूँ कि क्या उन लोगों से खाना, मतलब वैसे उन लोगों को तो मुझे पता जो हमारे क्रांतिकारी थे उन लोगों को तो इन चीजों की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम लोगों को पकड़ा गया तो हम लोग शहीद ही होंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीजें ध्यान रखना या पता नहीं क्या उनका एक जेस्टर जाता था कि हम बड़े अच्छे हैं या बड़े क्या हैं। जब आप एक इंसान को आजादी बोलने की नहीं दे रहे, उसकी क्या सोच है वो दूसरों तक ना पहुंचे, उसकी आजादी नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है अच्छा खाना खिलाकर क्या फायदा होता है। बिल्कुल। और फांसी गार्ड ऑनेस्टली उसको देखकर तो ना बहुत डर लगता, मैं एकदम शेक हो गया था उसे देखकर, जिस तरह का हाँ घुटन हो रही थी उसको देखकर। और मैं सोचती हूँ पता नहीं उस टाइम पर कितने लोगों को इस तरीके से फांसी दी गई होगी, जो कि ना हक फांसी दी गई होगी। और सीरियसली चीजें जो है ना वो आपको थोड़ा सा मैं कहूँगी कि उदास कर देती हैं इस लिहाज से कि हम लोग आज के टाइम में इतने बिजी हो गए हैं कि स्पेशली मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को, क्योंकि अगर हम इंडियंस को देखें तो इंडियंस को बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम का पता है, अपने फ्रीडम फाइटर्स का पता है। बांग्लादेश के लोगों को आई डोंट नो, क्योंकि कभी मुझे इतना जानने को नहीं मिला, बट मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ, पाकिस्तानियों के बारे में मुझे पता है। तो इसलिए मैं बात करती हूँ कि हमें एटलीस्ट 1947 से पहले जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आज भी बीच में एक जो क्रांतिकारी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जिनको इतने साल जेल करवा दी गई और उनको इतनी देर तक नजरबंद रखा गया, हालांकि वो इतने मतलब काबिल लोग थे। मैं ये बात सोची हूँ, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स देखे वो पढ़े लिखे लोग थे जो लोगों में शौर लेकर आना चाहते थे, बट वो उनकी आवाज को खत्म कर देना चाहते थे ब्रिटिशर्स। लेकिन मैं ये बात सोची कि हम लोगों को उनको याद रखना चाहिए। ऑनेस्टली हमारी टेक्स्ट बुक्स में उनके नाम होने चाहिए, हमारे बच्चों को ये चीजें पता होनी चाहिए। एंड मुझे इस चीज का भी दुख होता है कि हमें खुद बहुत लेट इन चीजों का पता चलता है। हमारे बच्चों को तो मतलब कैसे पता होता है अगर हमें ही नहीं इन चीजों का पता। बट ये इंडिया की अच्छी बात ये है कि उन्होंने इसको अपने क्रांतिकारियों की याद में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा जहाँ पे वो टॉप फ्लोर पर लेकर गई, जहाँ पे जो है सारी बिल्डिंग जो है कनेक्ट थी, वहां पर जो है जितने भी फ्रीडम फाइटर्स जो वहां पर रहे हैं उनके नाम वहां पर जो है पंच किए गए हैं ताकि लोगों को जो है याद रहे। अगर फॉर एग्जांपल किसी को नहीं भी पता तो वहां पर अगर वो विजिट करता है तो वो जो है फिर जो है नाम पढ़े, उन्हें पता चले, फिर
उसके अलावा वहाँ पर जो चीज़ें वो नहीं दिखा सके, जैसे बीच में बताया गया म्यूजियम भी है, तो ये चीज़ें जो है ना आपको जो है काफ़ी ज़्यादा एहसास दिलाती हैं उस टाइम का, उस टाइम के लोगों का, उनके हालात का। फिर उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को जो है वो वक्त नहीं भूलना चाहिए, जब क्योंकि लाजबत है सारों ने इकट्ठे ही मिलकर कोशिश की थी, ठीक है, और नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अगर हम अब आकर बात करें ना तो मोस्टली लोग जो है ना, जो आज से 2 या 3 जनरेशन पहले लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं ना, हम वो चीज़ें भूल चुके हुए हैं। हम जो है ना फिर वही क्या नाम लेते हैं, एक अपनी रूटीन में आ चुके हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम याद नहीं करते, ना हमने याद रखा हुआ है। बट एक और प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग किस तरीके से याद रखते हैं कि मतलब जो हमारी कम्युनिटी का बंदा है उसको बस याद रख लो, बाकी सबको जो नाम जो था ना वो वहां से डिसअपेयर हो जाता है। तो मुझे ये चीज बहुत गलत लगती है। मुझे लगता है कि बाकी सब अगर वो लोग मिलकर एक अच्छे कॉज के लिए फाइट कर सकते हैं तो हम लोग आजकल के टाइम में यूनिटी क्यों नहीं दिखा सकते, या हम लोग एक क्यों नहीं हो सकते। अब एक का मतलब ये नहीं होता, डिफरेंसेस हर जगह पर होते हैं, ओपिनियन भी सबकी डिफरेंट होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ रह ही ना सको, एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर सको। ये चीज जो लोगों में है ना, ये चीज खत्म होनी चाहिए। क्योंकि मतलब रिसेंटली वैसे मैंने ये एक वाकया सुना है कि बांग्लादेश में भी हुआ और पाकिस्तान में भी ऐसे वाकयात होते हैं। बहुत बुरा लगता है कि जिस तरीके से मतलब कि आप किसी मंदिर पे कोई मतलब प्रॉब्लम उसको तोड़ दिया जाता है या फिर उनकी इबादत में डिस्टर्बेंस की जाती है, तो ये चीजें बहुत गलत है। आई थिंक ये लोगों को चीजें सोचनी चाहिए आजकल के लोगों को कि जैसे हम इबादत करते हैं वैसे ही वो भी उनका तरीका है, एंड हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए बजाय इसके कि हम उनको तंग करें। क्योंकि देखो ये अगर हिस्ट्री हम जानेंगे ना, जो हम लोगों ने आज देखी है और भी बहुत सारी मूवीज के थ्रू हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद लोगों में ये एहसास हो कि हमें आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है और इसका क्या मोल है। तो शायद ऐसी चीज़ें जो हैं लोग आपस में जो इस तरह के इख्तलाफात पैदा करते हैं वो ना हो। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, मैंने भी कहीं पर सुना था या पढ़ा था, इस वजह से मुझे भी थोड़ा याद आ गया कि बीच में भी वीडियो में भी डिफरेंट आइलैंड भी उन्होंने लास्ट में बताया कि यहाँ पर हैं। लेकिन ये कि 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब विजिट किया था तो उस टाइम पर उन्होंने जो ये आइलैंड्स हैं उनके नाम जो हैं वो चेंज कर दिए थे, रीनेम कर दिया था उनको। जो रोज आइलैंड है उसको रीनेम कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे, और जो नील आइलैंड है उसे शहीद आइलैंड का नाम दिया गया था, और जो हैवलॉक आइलैंड है उसको स्वराज आइलैंड के नाम पर रख दिया गया था। वेल मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है, अपने लोगों को याद रखना चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस जी के लिहाज से भी देखा जाए तो वो एक बैकग्राउंड है अंडमान मतलब जो आइलैंड है उसको लेकर, तो अच्छी बात है। अपने लोगों को आप हमेशा याद रखें और इसी तरीके से आप आने वाले टाइम में अपनी जनरेशन्स को भी बताएं कि क्या मतलब हमारे बड़ों ने क्या योगदान दिया है। वाकई में हम आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं और बहुत सारे लोगों का योगदान जो है वो भूल चुके हैं। मुझे लगता है कि रिमाइंड करवाते रहना चाहिए अपने बच्चों को। एनीवे गाइस, ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप में से कितने लोगों ने विजिट किया है इस जेल को जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियोस, हमारे चैनल, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।